Yes, we are live now. Hello all and welcome back again to GS Prelims Revision Series. GS Prelims Revision Series में लास्ट क्लास तक में हम लोगों ने पॉलिटी कवर कर रखा है और पॉलिटी के साथ ही साथ में हम लोगों ने एंशिएंट मेडिवल एंड बेसिकली आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट था वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग दो सब्जेक्ट बेसिकली लेकर के चलेंगे। एक तरफ आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो चलता ही रहेगा और फ़िलहाल आज अभी उसकी क्लास नहीं है, लेकिन इसको हम लोग पैरेलली लेकर के चलेंगे। अलॉन्ग विद दैट वी विल अगेन स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज़ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, और बेसिकली ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के साथ ही साथ में ज्योग्राफी के भी जो क्वेश्चंस हैं उनको भी साथ ही साथ में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो अब से आपको दो सेशंस मिलेंगे और एक तरफ आपकी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही होगी एंड सेकेंड तरफ आपकी इन्वायरमेंट ज्योग्राफी एंड फिर इसी तरीके से इकोनॉमिक्स वगैरह भी कंपाइल करके फिर अल्टीमेटली इसको कंप्लीट कर लेंगे, ताकि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक या फिर सितंबर के एंड तक में आपकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, सो दैट कि आपको प्रिपरेशन के लिए, रिवीजन के लिए अच्छा खासा टाइम मिल सके। चले खैर, सो फटाफट शुरू करते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की। एंड इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यहाँ पर मेनली आपको क्वेश्चंस के फॉर्मेट में ही हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इसकी जो थ्योरी है बेसिकली ये सारी थ्योरी अगर आप नॉर्मली पढ़ने जाएंगे तो आपको बहुत इजी मिलेगा, लेकिन अगर वही क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू अगर थ्योरीज डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में भी आएगा और प्लस एक प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस भी समझ में आएगा, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और कैसे हमें थ्योरीज को अप्लाई करना है। ठीक है, इसमें एक पार्ट है, इसमें टोटल 3 सेशंस रहेंगे और तीनों में ही Q&A रहेगी। एक इसका एक स्पेशल सेशन रहेगा जिसमें हम लोग जितनी भी UNFCCC की मीटिंग्स हुई हैं, जैसे अभी रिसेंट में जो मीटिंग्स हुई हैं पेरिस क्लाइमेट डील एंड उसके बाद से मरक्केश हो गया, बॉन हो गया, कटवाइस हो गया, और फिर अभी रिसेंट में जो मैड्रिड में हो रखी है और नेक्स्ट जो COP26 है जो ग्लासगो में होने वाली है, उसके भी एक व्यू को देखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है और क्वेश्चन यहीं से आने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा UNCBD को भी हम लोग देख लेंगे और UN जो कॉम्बैट टू डिजर्टिफिकेशन है UNCCD, इसकी भी जो मीटिंग हुई है रिसेंट में और जो भी रिसेंट की डेवलपमेंट्स है उसको हम लोग एक सेपरेट सेशन में देखेंगे, थोड़ा डिटेल्ड सेशन, डिटेल्ड वर्जन में देखेंगे ताकि क्लैरिटी आ सके। तो जो इन्वायरमेंट का सेक्शन रहेगा ये हमारा टोटल 4 सेशंस में रहेंगे। 1-2 एक्स्ट्रा सेशन हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, जैसा भी क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ज्योग्राफी के भी चीज़ों को इंटीग्रेट किया गया है। चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अब देखिए जो इन्वायरमेंट में क्वेश्चंस आते हैं, एक तो आता है जहाँ पर आपकी बेसिक नॉलेज की बेसिस पर होती है, बेसिक नॉलेज। दूसरी होती है जहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरी होती है जो थोड़ी इंडस्ट्रियल बेसिस होती है, इंडस्ट्रीज़ को ध्यान में रख करके बनाई जाती है। चौथी जो आजकल ट्रेंड आ रही है वो है एग्रीकल्चरल बेसिस। तो आजकल एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, उसको इन्वायरमेंट के साथ में लिंक करके देखा जा रहा है। फिर इसके बाद से होता है एनिमल्स एंड अदर बायोडाइवर्सिटी। तो ये बेसिकली कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बेसिस पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब यहाँ जो ये बेसिक नॉलेज है ये तो हमेशा ही है, मतलब हमेशा ही आपकी एवरग्रीन है, हमेशा पूछा जाता है। फ़िलहाल अभी एग्रीकल्चर का जो पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो इन तीनों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और बाकी जहाँ पर भी प्रोबेबल होगा या जहाँ पर भी जो क्वेश्चंस होंगे अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन वी विल डिस्कस सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज एज वेल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एनिमल बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। यहाँ पर क्वेश्चन में 3-4 टाइप की बायोडाइवर्सिटी दी गई है, जैसे कि आपकी स्टार टॉर्टवाइज हो गया, फिर मॉनिटर लिजार्ड हो गया, थर्ड हो गया पिग्मी हॉग, और फोर्थ हो गया आपका स्पाइडर मंकी। आपको इसमें से बताना है कि कौन सी जो है वो इंडिया में फाउंड, मतलब इंडिया में मिलती है। अब देखिए इंडिया का मिलने के पीछे 2-3 यहाँ पर बेसिक थ्योरीज़ हैं। जो बेसिक थ्योरीज़ हैं उसमें से एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि हैबिटाट क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए वो है हैबिटाट। हैबिटाट का सिंपल मीनिंग होता है कि रहने वाली जगह, मतलब कि रेजिडेंस आप बोल सकते हैं। इस रेजिडेंस में जैसा भी एनिमल होगा अकॉर्डिंग टू दैट एनिमल, अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइमेट, और जो भी बाकी जोग्राफिकल फिनोमिनोज होगी उसके अकॉर्डिंग में जो एनिमल है वो अपना रेजिडेंस चुनता है।
अब इस रेजिडेंट के बेसिस पर दो तरीके के आप कह सकते हैं कि एनिमल या दो तरीके की हैबिटाट हो सकती है। एक होती है जिसको आप बोलते हैं एंडेमिक, मतलब कि जो एनिमल है किसी एक इलाके में मिलता है और उस इलाके में उसकी संख्या लगातार, मतलब उसकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रही है। तो दिस इज़ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन जब होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इसका जो हैबिटाट है या फिर जो एनिमल है या जो भी किंगडम, जो भी बायोडाइवर्सिटी है, दैट इज़ एंडेमिक टू दैट रीजन, उस रीजन के लिए एंडेमिक होते आ रही है, ख़त्म होते जा रही है। और दूसरी होती है जो कि होती है डोमिनेंट स्पीशीज़। दिस इज़ डोमिनेंट स्पीशी। डोमिनेंट स्पीशी का मतलब यही होता है कि जो पॉपुलेशन है या जो भी बायोडाइवर्सिटी है किसी एक स्पेसिफिक स्पीसी को लेकर के वो काफ़ी डोमिनेटेड है, मतलब वहाँ पर उनकी संख्या जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा है। तो हैबिटाट यहाँ का एक बेसिक कंसेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो चारों एनिमल्स हैं या फिर चारों जो बायोडाइवर्सिटी है वो कहाँ कहाँ पर मिलती है और इसमें से इंडिया में कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर बस पूछा गया इंडिया में पाए जाना, ऐसा नहीं पूछा गया इंडिया का एंडेमिक कौन है या फिर इंडिया का इंडिजिनस भी नहीं पूछा गया है। यानी अगर बाहर से कहीं पर इंडिया में आए होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात किया जाए आलू, पोटैटो, आलू इंडिया का नहीं है। इसी तरीके से टोबैको, ये भी इंडिया का नहीं है। ठीक है, पाइनएप्पल के बारे में अगर बात करें तो ये भी इंडिया का नहीं है। इसी तरीके से बाकी और भी जो क्रॉप्स हैं, जैसे ये सब जो है पोर्चुगीज़ लेकर के आए थे। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप यूकेलिप्टस के बारे में बात करेंगे तो यूकेलिप्टस भी इंडिया का नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया का ओरिजिन है। तो ऑस्ट्रेलिया का ये एंडेमिक आप बोल सकते हैं। तो ये पूछा जाए अगर क्वेश्चन कि इज़ इट इंडिजिनस टू इंडिया, तो फिर क्वेश्चन का आंसर अलग हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर पूछा रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर इंडिया में पाई जाती हैं। तो स्टार टॉर्टवाइज, देखिए कोई भी अगर टॉर्टवाइज है, कोई भी कछुआ है, तो वो आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा में पाया ही जाएगा। ये आप एक तरीके से फॉर्मूला बना लीजिए। कई तरीके के टॉर्टवाइज होते हैं, ऑलिव रिडले टॉर्टवाइज, फिर उसके बाद स्टार टॉर्टवाइज, तमाम तरीके के टॉर्टवाइज हैं, वो आपको उड़ीसा में मिलेंगे ही मिलेंगे। और इनफैक्ट उड़ीसा में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है गहीरमाथा। गहीरमाथा, इसका भी नाम आप याद रखिए। अगर आपको क्वेश्चन मिले देन यू कैन ईजिली गेस, आप मान के चलिएगा इन्हीं दोनों में से ही कोई ना कोई होगा। बाकी ये जो मॉनिटर लिजर्ड है ये बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, पिग्मी हॉग जो है ये असम में मिलता है। असम में एक नेशनल पार्क है दैट इज़ मानस नेशनल पार्क। ये जो मानस नेशनल पार्क है यहीं पर पिग्मी हॉग मिलता है। लास्ट में जो स्पाइडर मंकी है ये एक्चुअल में इंडिया का नहीं है, ये मिलता है मैक्सिको में। ये मिलता है आपको मैक्सिको में, और इसी वजह से इसका आंसर भी हो जाएगा 1, 2 एंड 3 ये इंडिया में मिलते हैं, बाकी इंडिया में नहीं मिलते। तो आंसर इसका हो जाएगा क्या चीज़, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक ये आप पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यार कैसे हम याद रखेंगे इन सारी चीज़ों को। देखिए आपको ये याद नहीं रखना होता है। एक्चुअल में क्या होती है कि दीज थिंग्स ऑलवेज बिकम इन न्यूज़, ये न्यूज़ में बनी रहती हैं जिसके कारण से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये आपको करंट अफेयर्स में चीज़ें मिल जाती हैं और करंट अफेयर्स की मैगजीन्स में ये बहुत ईजिली मिल जाती हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैंने पढ़ा नहीं है या फिर इस तरीके का क्वेश्चन मैं कैसे करूँगा। दीज आर बेसिकली करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है पॉल्यूटेंट को लेकर के इन द ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली वाटर पोल्यूशन के बारे में बात की जा रही है। अभी जो वाटर पोल्यूशन है हमारे यहाँ पर एक एक्ट भी बना हुआ है दैट इज़ वाटर पोल्यूशन एक्ट, और उस पोल्यूशन एक्ट के बाद अल्टीमेटली वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, इन सब चीज़ों को लेकर के इन्वायरमेंट पोल्यूशन एक्ट 1986 का बना दिया गया था, जो कि इन सभी एक्ट को इंटीग्रेट या कह सकते हैं अम्ब्रेला टाइप का ये एक्ट बना हुआ है। फिलहाल अगर यहाँ पर पॉल्यूटेंट के बारे में बात करें तो ये सारे के सारे ही पॉल्यूटेंट हैं, लेकिन कुछ पॉल्यूटेंट ऐसे होते हैं जिनको कि हम बोल सकते हैं कि दे आर नॉट एक्चुअली इन द ड्रिंकिंग वाटर। फॉर एग्जांपल जैसे आर्सेनिक के बारे में बात करें, अब ये आर्सेनिक तो आप इजीली बता सकते हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल का बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है और इनफैक्ट इसी आर्सेनिक के कारण से ब्लैक फुट डिसीज़ भी होती हैं। दिस इज़ ब्लैक फुट डिसीज़। तो आप ये तो ईजिली बोल सकते हैं कि आर्सेनिक तो आंसर में होना ही होना चाहिए। अगर आपका कभी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हुई होगी या फिर बाउल मूवमेंट नहीं हुआ होगा तो आपको डॉक्टर ने सॉर्बिटॉल ज़रूर रिकमेंड किया होगा। ये एक फार्मास्यूटिकल की मेडिसिन है, दिस इज़ फार्मास्यूटिकल की मेडिसिन, और इनफैक्ट ये एक स्वीटनर का काम करता है। जैसे अगर कभी सिरप वगैरह पीजिए तो उसमें जो स्वीटनर आती है, बढ़िया टेस्ट लगता है, उसमें सॉर्बिटॉल ही मिला होता है। अब यहाँ से एक बात तो समझ में आ रही है कि सॉर्बिटॉल तो आंसर में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो फार्मास्यूटिकल का है,
प्लस साथ ही साथ में ये क्या कर रहा है, बाउल मूवमेंट को अच्छा कर रहा है, और कॉन्स्टिपेशन की अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसको भी सही करता है। तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक मेडिसिनल डिवाइस कह सकते हैं आप। तो सेकंड तो नहीं होना चाहिए। बाकी फ्लोराइड ये भी यस बिल्कुल, ये भी एक पॉल्यूटेंट है, और इनफैक्ट इसको लेकर के स्केलेटल प्रॉब्लम्स होती हैं, हड्डियों की प्रॉब्लम होती है। तो आंसर में आर्सेनिक और आंसर में फ्लोराइड तो ज़रूर होना चाहिए। अब आप देख लीजिए 1 और 3 यस बिल्कुल ये हो सकता है, या फिर आपका सी हो सकता है। ठीक है, अब आप इजीली इसको मतलब बी एंड डी को तो आप इजीली कट कर सकते हैं। नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस लेफ्ट विद यू, वन इज़ ए और सेकंड इज़ इसके अलावा सी। दोनों में ही फॉर्मल्डिहाइड है, तो फॉर्मल्डिहाइड को आप एज इट इज़ हटा दीजिए। वैसे भी फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो इंडस्ट्रियल, ये इंडस्ट्रियल आउटपुट है, मतलब इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है जिसके बेसिस पर कोटिंग हो गया, ये सब चीज़ें की जाती हैं। देखिए यूरेनियम जो है वो केरला की प्रॉब्लम है। जैसे यूरेनियम जो है वो कहाँ कहाँ मिलता है, यूरेनियम आपको जादूगोड़ा माइंस में मिलता है। दिस इज़ जादूगोड़ा माइंस, कहाँ पर है ये है आपका झारखंड में। इसके अलावा हमें यूरेनियम कुछ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, कुछ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, एक्चुअल में उत्तर प्रदेश में जो मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर लगता है, यानी कि जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पर मिलता है। तो यूरेनियम यहाँ पर भी मिलता है। अब आपको पता होगा कि यूरेनियम, थोरियम, ये सब एक्चुअल में क्या होती है कि सैंड में होती है, बालू में होती है, और इसी कारण से क्या होता है कि इसकी वाटर में पोल्यूट होने की स्थिति बन जाती है। अब ये देखिए अगेन करंट अफेयर्स में बना हुआ क्वेश्चन था, तो करंट अफेयर्स में ये भी बना हुआ था और इस वजह से भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि यस ये आंसर हो जाएगा। फिलहाल इसका आंसर क्या है, फिलहाल इसका आंसर है ए, मतलब कि सी 1, 3 एंड 5, यानी कि यूरेनियम ये भी ड्रिंकिंग वाटर का एक पॉल्यूटेंट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से बोला जा रहा है कि इसमें जो एनिमल्स दिए गए हैं, सी काऊ हो गया, सी हॉर्स हो गया और सी लॉयन हो गया, इसमें से मैमल्स कौन कौन से हैं। अब आपको पता है कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़। एक होते हैं जो मैमल होते हैं जो कि बेसिकली अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, और बाकी जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब जैसे सी काऊ जो है, इसी का दूसरा नाम है ड्यूगोंग, दिस इज़ ड्यूगोंग। ठीक है, और ये इनफैक्ट बहुत दिनों से ही न्यूज़ में बना हुआ है। ये एक इंडेंजर्ड स्पीसी है, दिस इज़ इंडेंजर्ड स्पीसी IUCN की कैटेगरी में। और बाकी इंडिया में अगर आ जाएंगे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जितने भी जानवरों का नाम आप सुनेंगे, मोस्ट ऑफ देम शेड्यूल 1 में आते हैं। फिलहाल इस ड्यूगोंग के बारे में बात किया जाए तो ये मिलता है हमें अंडमान निकोबार के पास में, तो दिस इज़ अंडमान एंड निकोबार के पास में। एंड गाय है तो एज़ यूजुअल ये भी क्या है, वेजिटेशन वाली है, मतलब वेजिटेशन खाती है ये भी। लेकिन जो सी हॉर्स है इसके बारे में आपको पता होगा, अश्व घोड़ा है ना, तो ये जो समुद्री घोड़े होते हैं ये एक्चुअल में क्या होती है, ये फ़िश की टाइप है, ये फ़िश की प्रजाति होती है, ये मैमल नहीं होता है, ये फ़िश होती है। और जबकि सी लॉयन, यस बिल्कुल ये भी ऑप्शन हो जाएगा। तो फिलहाल सी हॉर्स को छोड़ करके बाकी दोनों ही ऑप्शंस हैं, यानी कि आपको मिल जाएगा यहाँ पर आंसर 1 और 3, तो आंसर हो जाएगा आपका दिस वन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सी हॉर्स आराम से आप समझ सकते हैं, बचपन में आप लोग पढ़े भी होंगे, तरह तरह की मछलियाँ होती हैं, उसमें से भी एक होता है सी हॉर्स। इनफैक्ट हम लोगों के टाइम पे तो जब स्कूल था देन जो लैब्स वगैरह होती थी वहाँ पर सी हॉर्स वगैरह दिखाया भी जाता था कि इसका जो मुंह होता है वो थोड़ा घोड़े टाइप का होता है। तो ये चीज़ें हैं। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑन द प्लानट अर्थ मोस्ट ऑफ द वाटर, फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप्स एंड ग्लेशियर, आउट ऑफ द रिमेनिंग फ्रेश वाटर लार्जेस्ट। अब देखिए, अब आपको ये तो पता है कि नियर अबाउट 70% जो वाटर है ये आपका ऐसे तो ओशियन में है, और जो बाकी बचा हुआ पानी है वो ड्रिंकिंग वाला है, पीने योग्य पानी होता है। लेकिन जो पीने योग्य पानी है इसमें मतलब नियर अबाउट 3% ही केवल और केवल जो होता है इसमें से ड्रिंकेबल है। और इस ड्रिंकेबल वाटर की जो भी अवेलेबिलिटी है वो मोस्टली है आपके ग्लेशियर्स में या फिर आइस कैप्स में। और ये तो इनफैक्ट क्वेश्चन भी बता रहा है। इस ग्लेशियर और आइस कैप के बाद में जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा मिलता है वो मिलता है आपको ग्राउंड वाटर में। ग्राउंड वाटर में क्योंकि कई सारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर, जैसे कि रॉक्स के बीच में होती हैं, है ना। इसके अलावा आपकी एक्यूफर्स के फॉर्मेट में होती हैं, दिस इज़ एक्यूफर्स के फॉर्मेट में। और बाकी इसके अलावा ग्राउंड वाटर जो आपकी ज़मीन के नीचे मिट्टी वाली जो सॉइल वाली होती है वो तो होती ही होती है। तो ग्राउंड वाटर जो होता है वो दिस इज़ फर्स्ट सबसे ज़्यादा, सेकेंड सबसे ज़्यादा, और थर्ड फिर आ जाती है आपकी जो फ्लोटिंग वाटर होती है। फ्लोटिंग वाटर या फिर फ्लोइंग जो भी बोलना चाहें, जैसे आपका रिवर हो गया
या फिर लेक हो गया या फिर पॉन्ड हो गया, फिर इसके बाद से यहाँ पर आ जाती हैं। तो फिलहाल के लिए अगर आंसर बात करें कि यहाँ पर लार्जेस्ट प्रोपोर्शन किसका होगा, तो यू कैन ईजिली गेस कि यहाँ पर जो है एग्जिस्ट एज ग्राउंड वाटर के फॉर्मेट में आ जाएगी। ये ज्योग्राफी का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है एंड प्रोबेबली आपने इसे NCERT में पढ़ रखा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप जा करके ये रट्टा मार लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन द ग्रास लैंड ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस, ठीक है, एज पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब देखिए यहाँ पर जो बेसिक नॉलेज को टेस्ट किया गया है वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन आपने पढ़ा होगा, बहुत ही बेसिक सी बात है। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन को आप कई तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब आपस में बायोटिक इंटरैक्शन होती है, यहाँ पर देख लेते हैं, दिस इज़ एक तरीके का बायोटिक इंटरैक्शन। तो जब बायोटिक इंटरैक्शन में यहाँ पर एक तरीके का होता है जिसे बोलते हैं हम लोग कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि जो स्पीसीज़ होते हैं उन दोनों ही स्पीसी को लॉस होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ही अगेंस्ट में काम करते हैं। सेम ऐसा ही कुछ इकोलॉजिकल सक्सेशन में भी होता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन में भी क्या होता है कि जो दो स्पीसीज़ होते हैं दे फाइट, ये दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं, और यहाँ पर स्थिति होती है सर्वाइवल की। अब ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो दो तरीके का होता है, एक होता है जिसे हम लोग प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं, और दूसरी होती है जिसे हम सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। जो प्राइमरी होता है उसको आप समझ सकते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के जैसे, मतलब एकदम नया नया है, नया नया घास है या नया नया मतलब ज़मीन है, और वहीं पर कुछ ना कुछ सक्सेशन हो जा रही है। सेकेंडरी आप समझ सकते हैं ब्राउन फील्ड के ज़रिए, मतलब पहले से यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें थीं, बट ड्यू टू सम ऑलोजेनिक और ऑटोजेनिक या किसी भी तरीके से अगर वहाँ पर कोई चेंज आ रहा है, चाहे वो मैन मेड किया हो या नेचुरल तरीके से हुआ, उसके कारण से फिर बाद में जब सक्सेशन होती है तो उसको हम लोग बोल देते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। तो दो तरीके का हो गया सिंपल। सेकेंडरी सक्सेशन के फॉर्मेट मतलब एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे फायर हो गया, जंगलों में आग लग जाती है, उसके बाद से चेंजेस हो जाते हैं, या फिर क्लाइमेट चेंज भी आप बोल सकते हैं, एक तरीके का क्या है सेकेंडरी सक्सेशन ही है, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा फॉरेस्ट की कटिंग की जाती है जो एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर में आ जाती है, अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, तमाम चीज़ें हैं। अब इस इकोलॉजिकल सक्सेशन में एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पायनियर स्पीसी। जो सबसे पहला स्पीसी होता है उसे बोला जाता है पायनियर स्पीसी, और अल्टीमेटली जो अचीव होगा वो होगा क्लाइमैक्स स्पीसी। अब इन दोनों के बीच में कई सारे बीच में सीरीज़ आ जाते हैं, दिस सीरीज़ आ जाते हैं जो कि इंटरमीडिएट होते हैं। आप इनको इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये टिकेंगे नहीं, ठीक है, ये टिकेंगे नहीं, कुछ समय के लिए ही केवल बने हुए हैं। अल्टीमेटली जो फाइनल स्टेबल स्पीसी होगा उसे हम लोग बोलते हैं क्लाइमैक्स। तो क्लाइमैक्स इज़ द फाइनल स्टेबल स्पीसी, और बाकी इसके अलावा तो चीज़ें हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो घास के मैदान होते हैं, अच्छा घास के मैदान के लिए भी एक छोटी सी बात है, जो घास के मैदान होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, जैसे कि प्रेरीज हो गया, एक तरीके का क्या है घास के मैदान है जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। सिमिलरली इसी तरीके से डाउन्स होते हैं, इसी तरीके से वेल्ड होते हैं, इसी तरीके से कंपोज होते हैं, लानोज होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, दिस इज़ लानोज। ठीक है, लानोज। तो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अलग अलग जगहों पे इस तरीके से मिलते हैं। ग्रासलैंड्स जो होते हैं दे आर इकोटोन, ये इकोटोन होते हैं। तो इकोटोन ऑब्वियसली दो इकोसिस्टम के बीच का होगा। तो जो ग्रासलैंड होते हैं वो होते हैं डेजर्ट एंड फॉरेस्ट के बीच का, डेजर्ट एंड फॉरेस्ट के बीच का इकोटोन आप बोल सकते हैं। इन दोनों के बीच में जनरली ग्रासलैंड्स वगैरह पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्थ अमेरिका में बात किया जाए तो मोहावे डेजर्ट हो गया, सोनोरन डेजर्ट हो गया, इसके बगल में जस्ट आपको प्रेरीज मिल जाती है, और उसके बाद से फिर फॉरेस्ट के जो भी एप्लेशियन वगैरह है वहाँ पर फॉरेस्ट मिल जाती है, कुछ पार्ट में फॉरेस्ट मिल जाती है। तो ये तरीका है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है, इतनी तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो पेड़ होते हैं वो कभी भी घास को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। देखिए जो घास होती है उसको पेड़ के साथ कभी कंपटीशन होता ही नहीं है, क्योंकि पेड़ की अपनी वाटर जो वेपर है या जो वाटर ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी है उसका अलग हिसाब किताब होता है, ग्राउंड वाटर और जो ग्रासलैंड होती है उसका अलग हिसाब किताब होता है। ग्रासलैंड कहीं पर भी इकट्ठी हो सकती है, उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जो ट्रीज़ रहते हैं इनको दिक्कत होती है। दे कम्पीट विद ईच अदर, जो ट्री और ट्री के साथ में आपस में कंपटीशन होता है। तो यहाँ पर घासों को ये कभी रिप्लेस नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे इंसेक्ट एंड जो ये फंजाई है
यहाँ पर ये बड़ा ही इलॉजिकल सा स्टेटमेंट है, कोई मतलब नहीं है इसका। बाकी लिमिटेड सनलाइट एंड पॉजिटिविटी ऑफ न्यूट्रिएंट, ये भी कोई खास नहीं है। लेकिन जो वाटर लिमिट ऑफ फायर है, यस दिस कैन बी एन ऑप्शन, ये एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर लिमिट और फायर है ये एक्चुअल में क्या करता है कि जो ग्रासलैंड है उसको तो कुछ खास डिस्टर्ब नहीं होते हैं, लेकिन प्लांट ज़रूर, ट्री ज़रूर डिस्टर्ब हो जाते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। अब देखिए आपको ये पता होगा कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, जहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये आपस में मास एंड एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं, मास एंड एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं। फिलहाल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ये ध्यान रखिएगा, समझने के लिए बहुत आराम से आप समझ सकते हैं। जैसे स्ट्रक्चरल, इकोसिस्टम में एक छोटी सी चीज़ मिलती है जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रॉफिक लेवल। ये ट्रॉफिक लेवल आपको बताता है कि कौन सी स्पीसी किस स्पीसी को खा रही है, या फिर कैसे इनका एक तरीके से लाइवलीहुड कैसे चल रहा है, कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है एनर्जी का, या जो भी चीज़ें हैं ये आपको बता रही है क्या, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ स्पीसी बता रही है। मतलब कि स्पीसी कैसे है, जैसे सबसे नीचे हो सकता है पेड़ पौधे हों, उसके ऊपर में हो सकता है कि बकरी वगैरह हो, उसके ऊपर में हो सकता है टाइगर वगैरह हो। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, मास एंड एनर्जी का, दिस इज एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, और ये क्या है, फंक्शन। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, इसी को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। अब इस इकोसिस्टम की अपनी एक प्रोडक्टिविटी होती है, और ये जो प्रोडक्टिविटी होती है ये बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि इसमें जब लॉस कम रहेगा तो प्रोडक्टिविटी हाई रहेगा, है ना। तो जब लॉस कम रहेंगे, लॉस मतलब एनर्जी का लॉस है, ऑब्वियसली एनर्जी का लॉस जब कम रहेगा तो फिर प्रोडक्टिविटी उसकी रिलेटिवली ज़्यादा हो जाएगी। और इनफैक्ट इसी प्रोडक्टिविटी के कारण से ही हो सकता है कि इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी बायोडाइवर्सिटी रिलेटिवली हाई होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़े हों तो बायोडाइवर्सिटी आपको पता है कि ट्रॉपिक्स इलाके में, इनफैक्ट ट्रॉपिक्स क्या, इक्वेटर के इलाके में सबसे ज़्यादा मिलती है, और जैसे जैसे हम लोग पोल्स के साइड में जाते हैं वैसे वैसे ये डिक्रीज़ हो जाता है, और पोल्स के साइड में हमें लगभग न के बराबर या बहुत कम बायोडाइवर्सिटी मिलती है ना। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप हाई एल्टीट्यूड, मतलब कि लो एल्टीट्यूड हाइट, लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड के बारे में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर भी आपको जो बायोडाइवर्सिटी है वो गिरते हुए मिलेगा, कम होते हुए मिलेगा। इसके पीछे सिंपल रीज़न यही है क्योंकि जो इक्वेटर है या फिर जो आपकी लो लैटिट्यूड, लो एल्टीट्यूड वाला जो इलाका है, यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा रिसीव होती हैं, और इसी के कारण से, इसी सनलाइट के कारण से आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है। एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है यानी कि ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो भी ज़्यादा होगा, एंड दैट मीन्स बायोडाइवर्सिटी ऑटोमेटिकली कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी। सो बायोडाइवर्सिटी इज़ गोइंग टू बी हाई इन दीज रीजियंस। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रोडक्टिविटी के बारे में आपको बताना है कि किसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है। देखिए जो जितना छोटा इलाका होगा उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैनग्रोव के बारे में बात करें तो दे आर वेरी वेरी हाईली प्रोडक्टिव। इलाका भी छोटा होता है ना, जैसे बे ऑफ बंगाल का इलाका हो गया, उड़ीसा का इलाका हो गया, आंध्रा का इलाका हो गया। फिर उसके बाद से ग्रासलैंड की प्रोडक्टिविटी हो, क्योंकि अगेन ये भी छोटे इलाके होते हैं। फिर लेक्स की होती है और लास्ट में होती है ओशियंस की। तो यहाँ से भी आप इजीली पता कर सकते हैं। लेक्स में क्या होती है, अगेन पोल्यूट होते रहता है, इसी वजह से प्रोडक्टिविटी रिलेटिवली लो होती है। ग्रासलैंड अगेन दे डू फोटोसिंथेसिस, अपनी एनर्जी वगैरह जनरेट कर लेते हैं, और बाकी तो खैर अवेलेबल है ही। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है एसिड रेन को लेकर के, इट इज़ कॉज्ड बाय पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट। अब देखिए जो एसिड रेन होता है इसका मतलब क्या होता है। एसिड रेन का मतलब यही होता है, कहाँ लिखा जाए, चलिए आ जाइए यहीं पर बात कर लेते हैं। एसिड रेन के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, बेसिक्स हैं। एसिड रेन में अगर देखेंगे तो देखिए एक होती है जो नॉर्मल आपकी रेन होती है, रेनफॉल। लेकिन अब दिक्कत क्या हो रही है कि इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के कारण से अब कई सारी जो गैसेस होती हैं वो एटमॉस्फेयर में पहुंच रही हैं।
इस एटमॉस्फेयर में पहुंचने वाली गैसेज में दो गैसेज ऐसी हैं जिसके कारण से एसिड रेन होता है, और वो है SO2 एंड NO2। ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड और ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों ही जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो बहुत ही हाई लेवल एसिड बनाती हैं। वन इज़ H2SO4 और दूसरी है HNO3। बाकी इसके अलावा गैसेस तो होती हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे कि क्लोरीन हो गया या फिर ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, लेकिन वो इतना ज़्यादा हाई कंसनट्रेटेड एसिड नहीं बनाती हैं। ठीक है, हालांकि क्लोरीन के साथ में HCl बनता है ज़रूर, लेकिन वो क्लोरीन निकल जाती है आपकी जो ओजोन डिप्लीशन है वहाँ पर। तो इस वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो एसिड रेन है दिस इज़ प्रोबेबली क्या, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दीज टू गैसेज, वन इज़ SO2 एंड सेकंड वन इज़ द NO2। अब ये दोनों इंडस्ट्रीज़ के कारण से पहुंच चुका है कहाँ पर, आसमान में पहुंच चुका है, क्लाउड्स वाले एरिया में। अब देखिए ज़रूरी तो है नहीं कि क्लाउड्स रेनफॉल करें ही करें, लेकिन यहाँ पर क्या है कि SO2 और NO2 तो मौजूद है। अब देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़, अब ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक हो सकता है कि रेनफॉल हो, और जब रेनफॉल होगा तो ये जो गैसेज हैं SO2 एंड NO2 बिकॉज ऑफ इट्स निगेटिवली चार्ज, ये निगेटिव चार्ज होते हैं, यहाँ पर -2 और यहाँ पर होती है माइनस। अब यहाँ पर ये माइनस होने के कारण से, मतलब निगेटिव चार्ज होने के कारण से, ये हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल के तरीके से डील करने लगते हैं, और उसके बाद से इसमें जो रेन मॉलिक्यूल्स हैं वो सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये चिपकना शुरू कर देते हैं और फिर रेनफॉल हो जाती है। और इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा एसिड है ये पहुँच जाता है ओशियंस में, ये पहुँच जाता है आपका ओशियंस में। और इस तरीके के हम लोग एसिड रेन को बोलते हैं वेट एसिड रेनफॉल या फिर वेटेड रेनफॉल। अब लेकिन ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि रेनफॉल हो, तो अगर रेनफॉल नहीं होगा तो क्या ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो गैसेस हैं, क्या वो आसमान में ही पड़े रहेंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो निगेटिवली चार्ज हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं अब ये धूल के साथ, एरोसॉल पार्टिकल के साथ में इंटरैक्ट करेंगे और फिर ये भी गिर जाएंगे और ओशियंस में जा करके ये इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन ये प्रोसेस होगी ड्राई प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल नहीं हुआ है। अब इन दोनों के कारण से देखिए ओशियन में पहुँच चुका है क्या चीज़, ओशियन में पहुँच चुका है आपका दिस एसिड। ठीक है, अब एसिड पहुँचने का मतलब पहुँच गया कि यहाँ पर जो एक तरीके से कह सकते हैं कि कार्बोनेट्स पहुँच गए हैं। इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू भी कार्बोनेट होता है, बट वो सिंकिंग होती है। फिलहाल इसको अभी स्किप करते हैं, वो कार्बन सिंक के बारे में आ जाएगा। फिलहाल एसिड रेन के बारे में दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू नो, आपको इतना पता होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर ऑप्शंस में देख लेंगे तो दिस इज नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड आपकी सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों के दोनों ही आपको बना देंगे एसिड रेन। सिंपल, क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू फूड चेन इन इकोसिस्टम। अब देखिए जो फूड चेन का फंडा होता है इसके बारे में फटाफट थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अगेन दीज आर बेसिक्स। दो फंडा होते हैं, एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फूड चेन, और दूसरा फंडा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, जिसे हम लोग बोलते हैं फूड वेब। दिस इज़ फूड वेब। फूड चेन जो है ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, और इनफैक्ट आज की डेट में ये उतना लॉजिकल नहीं है। दिस इज़ इररिलेवेंट फॉर टुडे। इसमें ये बताया गया था कि जो स्पीसी होते हैं वो एक दूसरे को कैसे, मतलब फूड की कैसे चेन बनती है। फॉर एग्जांपल अगर बात किया, जैसे मान लेते हैं कोई प्लांट है, प्लांट को खाने वाले कौन होंगे, प्लांट को खाने वाले जैसे गाय बकरी ये सब हो गए, ठीक है, मान लेते हैं गोट है, ठीक है। इसी तरीके से इसको खाने वाला मैन हो सकता है या फिर टाइगर हो सकता है, जो भी है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर बात करेंगे तो कोई डेड एनिमल है, ठीक है, तो डेड एनिमल को खाने वाले, ब्रेक डाउन करने वाले जो डेट्रीवोरस होते हैं, तो दिस इज़ डेट्रीवोरस। डेट्रीवोरस को खाने वाले अर्थवॉर्म होते हैं, अर्थवॉर्म को खाने वाले फिर इसी तरीके से जो है इंसेक्ट्स होते हैं, और इंसेक्ट को खाने वाले फिर स्नेक हो जाते हैं, है ना, मतलब फ्रॉग होता है, मेढक होता है, फिर सांप हो जाता है, फिर हावक्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये बेसिकली चेन है, और इसी को बोला गया फूड चेन। अब चेन में आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिंगल स्पीसी है, दे आर डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। एक स्पीसी दूसरे स्पीसी का भोजन बनते आ रहा है, फूड बनते जा रहा है, तो डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, और इस डिफरेंट स्पीसी में ऑब्वियसली जो एनर्जी है उसका ट्रांसफ़र हो रहा है, तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। सिर्फ इसमें प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर कोई अल्टरनेटिव नहीं दिया गया है, यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है, यहाँ पर फिक्स्ड चॉइस दिखाई गई है, दिस इज़ फिक्स्ड चॉइस दिखाई गई है। लेकिन वही चीज़ हमें फूड वेब में क्या मिलती है, फूड वेब में अल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं
कई सारी पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक एनिमल या एक स्पीसी एक ही स्पेसिफिक चीज़ खा रहा हो, वो कोई भी चीज़ खा सकता है, उसके पास अल्टरनेटिव है, उसके पास में डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो फिलहाल फूड चेन के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू फूड चेन इन इकोसिस्टम, आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है कि अ फूड चेन इलिस्ट्रेट द ऑर्डर इन विच चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर। अब ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर यही तो बताया गया है, ऑर्डर ही तो बताया गया है कि कौन से जानवर, कौन से स्पीसी कैसे एक दूसरे का खाना बन रहे हैं। तो दिस इज़ करेक्ट स्टेटमेंट, पहला तो करेक्ट। और इनफैक्ट ऑप्शन भी देखेंगे तो पहला तो यार सब ने बोल रखा है कि हाँ ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो फूड चेन है दे आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसी। अब देखिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि अगर विद इन द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसी के बारे में बात करेंगे देन ऑब्वियसली अब ऐसा तो है नहीं मेढक को ही खा रहा है, मेढक सांप, जैसे मेढक को सांप खा रहा है, सांप को फिर डिफरेंट स्पीसी खा रहा है, तो विद इन द पॉपुलेशन नहीं है, एक्चुअल में ये आउटसाइड द पॉपुलेशन है। तो ये विद इन द स्पीसी नहीं आएगा बल्कि आउटसाइड द स्पीसी आएगा, बाहर दूसरे स्पीसीज को चांसेस दिए जा रहे हैं। अब जैसे ही आप ये ऑप्शन क्लिक करेंगे वैसे ही आपको आंसर मिल गया कि ऑप्शन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट होगा, दिस इज द ओनली थिंग। फिलहाल तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, फूड चेन इलिस्ट्रेट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब ऐसा तो है नहीं कि कौन सा जानवर कितना खाना खा रहा है, किस किस को खा रहा है, आपके पास कोई नंबर तो है नहीं, तो ये भी क्या हो गया, एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब देख सकते हैं आप बहुत ही बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं, लेकिन हम लोग बहुत पुराना पेपर भी डिस्कस कर रहे हैं, अब ये सब चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, बट फिर भी आने वाले सेशंस में उसको भी देखेंगे क्या चीज़ है एंड कैसे उसे हमें करना है। सो डोंट वरी, ठीक है, देयर आर अगेन मल्टीपल थिंग्स। सो बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो डिटेल आगे जब और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होंगी तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इन्वायरमेंट देखिए बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन क्लैरिटी इसमें बहुत हाई लेवल की चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। थोड़ा सा रट्टा भी मारना है, क्योंकि नेशनल पार्क्स वगैरह, जानवर वगैरह सब याद करने हैं, करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, लेकिन बाकी जो कंसेप्ट वाइज होता है वो बहुत ही ईजी पार्ट होता है। आप यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर मतलब कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पर बड़े बड़े नाम लिखे गए हैं जिसका मे भी आप लोगों ने नाम ना सुना हो। बताना इसमें से कौन सा बायो फर्टिलाइज़र है या बायो फर्टिलाइजर्स हैं। अब देखिए इसमें अगारियस हो गया, नॉस्टोक हो गया, या फिर स्पिरोगायरा हो गया। अब एक ऑप्शन है कि आप इसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप इसमें गैस कर सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप इसमें तुक्का मार सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही जो नाम है वो मे भी आप नहीं सुने हो, और अगर सुने होंगे तो अगेन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यार ऐसे कितने नाम आप याद रख पाएंगे। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये करंट अफेयर्स में बना है, अगर आपने करंट अफेयर्स में पढ़ रखा है देन इट इज़ ओके, अदरवाइज़ आप सिंपली इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी में 100 क्वेश्चन में 100 नहीं करना होता है। आपको इसमें से 50, 55, 60 क्वेश्चन तक आने चाहिए। 60 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे देन आपका कट ऑफ क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को लेकर के ऐसा नहीं कि आप लगें सारे स्पीसी का, जो भी जानवर, जो भी वेजिटेशन है, सबका आप साइंटिफिक नेम याद करने लग जाएं, वो एक बेवकूफ़ी होगी, वो स्मार्ट स्टडी नहीं होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगारियस एक तरीके का ये मशरूम है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ मशरूम, ठीक है। दूसरा जो स्पायरोगायरा है ये एक तरीके का बायो फर्टिलाइज़र है। अब देखिए फ़िलहाल अगर बात किया जाए तो अब तो जो हमारे बायो फर्टिलाइज़र्स होते हैं या बायो इथेनॉल या इस तरीके के जो बायो फ्यूल्स बनाई जाती हैं, वो अब तो खैर अलग अलग तरीके, मतलब कि लगभग सबसे ही बनाई जा रही है। जैसे कि अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो ये तो जो क्रॉप्स होते हैं उनसे बना लिया जाता है, और इनफैक्ट हालांकि इसका आंसर अगर बात किया जाए तो आंसर इज़ 3 ओनली, यहाँ पर 3 ओनली दिया गया था आंसर यूपीएससी के द्वारा, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ए भी ऑप्शन हो सकता है। तो इनफैक्ट दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, 1 और 3 दोनों ही हो सकता है, बट ये है कि ऑप्शन नहीं दिया गया तो आप इजीली कह सकते हैं यहाँ पर 3 ओनली होगा। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं रिपीट होगा, लेकिन इसकी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे कि जो फर्स्ट जनरेशन होते हैं बायोफ्यूल्स, ये फूड क्रॉप से बेसिकली बनाए जाते हैं। जो सेकेंड जनरेशन होते हैं वो रेसिड्यू से बनाए जाते हैं, जो बचा खुचा होता है रेसिड्यू से, और इसी पर फिलहाल गवर्नमेंट काम भी कर रही है। थर्ड जनरेशन जो होती है, और ये बनाई जाती है थर्ड जनरेशन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से, और एक लास्ट आ गया है फोर्थ जनरेशन। बताइए किसकी वजह से है? दिस इज़
एल्गी के कारण से, एल्गी की वजह से या एल्गी से बनाई जाती हैं। ये तो हो गया जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अभी रिसेंट में इनफैक्ट बायोफ्यूल पॉलिसी आ रखी है गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये जो बायोफ्यूल पॉलिसी है इसको आप लोग रट्टा मार के जाएंगे, क्योंकि हाईली प्रोबेबल इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो बायोफ्यूल पॉलिसी आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, या फिर आगे आने वाले सेशंस में हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। बट फिलहाल के लिए अभी आप लोग इसको मान के चलिएगा कि आप रट्टा मार के रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऐड नाइट्रोजन टू द सॉइल। अब यहाँ पर देखिए बेसिक छोटा सा क्वेश्चन है और यहाँ पर ये नाइट्रोजन साइकिल के बारे में आपसे पूछ रहा है, और यहाँ से सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर नाइट्रोजन कौन कौन सी चीज़ें ऐड करती हैं। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में नॉर्मल N2 के फॉर्मेट में मिलता है, दिस इज 78%, है ना। अब ये नाइट्रोजन जो होता है वो अमोनियम आयन में बदलता है, और अमोनियम आयन से बदलने के बाद में यह नाइट्रेट में बदलता है, नाइट्रेट से बदलने के बाद में यह नाइट्रेट में बदलता है, और नाइट्रेट में बदलने के बाद ये वापस से अमोनियम आयन में आता है, और अमोनियम आयन से आने के बाद में ये वापस से चला जाता है आपके नाइट्रोजन में, और इस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अब इसको बोलते हैं, अमोनियम में आने को इसको बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सो दिस इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज हैं कई सारे हैं इसमें, जैसे कि एक है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से आपके क्लास्ट्रोफोबियम करके एक है, ठीक है, फोबियम। फिर इसके बाद से राइजोबियम है, ठीक है, राइजोबियम हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। नाइट्रीफाइंग के बाद में फिर आपको मिल जाते हैं डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज। तो दिस इज़ डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जैसे स्यूडोमोनास हो गया या फिर नाइट्रोसोमोनास हो गया। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है इस साइकिल के बारे में कि कैसे ये साइकिल जो होती है वो कंप्लीट हो रही है। फिलहाल ये तो हो गया बेसिक्स। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इसमें से कौन सा है जो नाइट्रोजन को ऐड कर रहा है सॉइल में। अब नाइट्रोजन को आने के लिए बहुत तरीके होते हैं, और उसमें से एक और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग थंडरस्टॉर्म, जो लाइटनिंग होती है आसमान में, है ना, बादल चमकना, इसके थ्रू भी नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। बाकी इसके अलावा एनिमल्स जो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं इसमें भी नाइट्रोजन होता है, बिल्कुल अमोनिया के फॉर्मेट में होता है, तो नाइट्रोजन तो आ ही जाएगा। यूरिन हो गया या फिर एक्सक्रीटा हो गया, दोनों ही चीज़ें होती हैं, दोनों में ही आपको अमोनियम मिलता है। अब ये जो अमोनिया आता है ये एक्चुअल में कहाँ से आता है, ये आता है अमीनो एसिड से, और यही रीज़न है कि चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, कोई भी हो, सबके लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट एक छोटा सा डेटा है, जब हम लोग सांस लेते हैं, जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो इन करने पे और आउट करने पे, है ना, तो यहाँ पर जब हम लोग ब्रीद इन करते हैं तो नाइट्रोजन 78% आती है और 78% निकल भी जाती है। बाकी ऑक्सीजन कितनी आती है, 21-22% जितना भी आ रहा है, ठीक है, 16% निकल जाती है। 5% हम लोग इसको अपने शरीर में रख लेते हैं, क्यों, बिकॉज डिग्रेडेशन या फिर डाइजेशन बोल सकते हैं, बॉडी में जो प्रोसेस हो रही है डाइजेशन, ATP यानी कि जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है जिसके थ्रू एनर्जी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो सारा काम यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है बर्निंग ऑफ कोल बाय मैन, ठीक है। तीसरा है डेथ ऑफ वेजिटेशन। अब यहाँ पर देखेंगे तो देखिए नाइट्रोजन सबसे निकलती है, नाइट्रोजन निकलने में कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रोजन सबसे निकलती है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉयन टेल्ड मकाक फाउंड इन द नेचुरल हैबिटाट। अब देखिए जो लॉयन टेल्ड मकाक होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडेंजर्ड स्पीसी है, दिस इज इंडेंजर्ड स्पीसी। कहाँ पर, IUCN के रेड लिस्ट में। मिलता कहाँ है, ये मिलता है आपको नीलगिरी वाइल्ड लाइफ मतलब बायोस्फीयर रिजर्व में। ये जो नीलगिरी है ये 3 राज्यों में फैला है, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। तो ऑब्वियस सी बात है अगर जो ये लॉयन टेल्ड मकाक है यहीं पर मिलता है तो तीनों राज्यों में मिलेगा, तो तमिलनाडु में भी मिलेगा, केरला में भी मिलेगा और कर्नाटक में भी मिलेगा, लेकिन आंध्र प्रदेश में नहीं। यहाँ पर क्या मिलते हैं, कछुआ मिलते हैं, टर्टल मिलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, A 1, 2 एंड 3, दिस विल बी द आंसर हियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब
not only the physical space occupied by an organism but also its functional role in the community of organisms। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को मत ध्यान रखिए, पहले जरा चारों ऑप्शंस देख लीजिए। इकोटोन का मतलब क्या होता है? इकोटोन का मतलब ये होता है कि जहाँ पर टू और मोर देन टू इकोसिस्टम आपस में जब मिलते हैं, हाईली बायोडाइवर्स होता है, पता ही होगा आप लोगों को, दिस इज हाईली बायोडाइवर्स रीजियन। नीश के बारे में अब आपको पता है, नीश जो होता है दिस इज यूनिक स्पीसी होते हैं, किसी एक इकोसिस्टम के लिए यूनिक स्पीसी होते हैं, यूनिक स्पीसी टू एन इकोसिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे टर्म्स हैं, ध्यान से समझिएगा। हैबिटाट के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए। होम रेंज का मतलब होता है जितने दूरी में ये स्पीसी पाए जाएंगे। अब क्वेश्चन को वापस से पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, इसमें से कौन सी है जो केवल और केवल फिजिकल स्पेस को नहीं बता रहा है बल्कि इसके फंक्शनल रोल को भी बता रहा है। अब देखिए जो हैबिटाट है ये क्या बता रहा है कि हाँ इसका फिजिकल स्पेस क्या होगा, फंक्शनल रोल के बारे में कुछ नहीं है। सिमिलरली रेंज में भी ऐसा कुछ भी नहीं है। इकोटोन में बताया गया कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या मिल रहे हैं, लेकिन जो नीश है ये बता रहा है यूनिकनेस। यूनिकनेस किस टर्म में? ऑब्वियसली इसके फंक्शनल रोल में, एंड दैट इज वाई यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ आ गया? तो अगेन यहाँ पर जो है बेसिक्स ही पूछे जाते हैं मेनली। अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द फूड चेन इन इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज आर नोन एज डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पर देखिए दो तरीके का हमारा फूड चेन होता है। फूड चेन हमारी दो तरीके की होती है। एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब एक तरीके से जैसे जो पौधे से या फिर घास फूस खा करके आगे फिर प्रोड्यूसर देन कार्निवोरस इस तरीके से बनते जाते हैं। दूसरे होते हैं जो होते हैं आपके डिकम्पोजर्स। जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये डेड स्पीसीज से अपना फूड बनाते हैं, डेड स्पीसीज से। ये जो डिकम्पोजर होते हैं अगेन ये दो तरीके से होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट और दूसरे होते हैं जो प्रीडेटर होते हैं। प्रीडेटर वो होते हैं जो मतलब ये एक स्पीसी होते हैं, इंडिपेंडेंट स्पीसी होते हैं और ये हंट करते हैं दूसरे स्पीसी का। ठीक है, हंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पीसी जो है वो प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है कि हवा में खाली उड़ रहा है, ये है। पैरासाइट में क्या होता है कि जो स्पीसी होता है वो इंडिपेंडेंट रूप से एग्जिस्ट नहीं करता है। वो क्या करता है, किसी एक दूसरे स्पीसी में जा करके अपना घर बनाता है और फिर उसी स्पीसी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। जैसे कोविड वायरस में क्या हुआ था कि जो कोविड वायरस है एटमॉस्फेयर में है या जहाँ पर भी है, ये कुछ नहीं पता नहीं, लेकिन जब ये ह्यूमन बॉडी में आ जाता है तब ये इसकी जो भी इसके फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, उनको नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है। तो ये एक तरीके का क्या हो गया, पैरासाइट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये समझ गए कि जो वायरस है दिस इज़ अ पैरासाइट, दिस कैन नॉट बी अ डिकम्पोजर। ये डिकम्पोजर नहीं हो सकता है, ये पैरासाइट होगा। लेकिन जो फंजाई है या फिर बैक्टीरिया, ये दोनों के दोनों क्या हैं, डिकम्पोजर्स हैं। और इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा बी 2 और 3। क्लियर है? अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पर कि थंडर स्टॉर्म, द थंडर इन द स्काई इज प्रोड्यूस्ड बाय, किसकी वजह से थंडर स्टॉर्म आता है? पहला ऑप्शन है मीटिंग क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, दूसरा है लाइटनिंग दैट सेपरेट द निम्बस क्लाउड, तीसरा है वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर पार्टिकल्स। अब इसका आंसर आप लोग बताएंगे। थंडर स्टॉर्म, दिस इज़ वेरी वेरी बेसिक, और इनफैक्ट इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे क्योंकि यहाँ पर साइक्लोन एंड ऑल दैट सबको एक साथ लेकर के डिस्कस कर लेंगे। अगर समझ में आ रहा है इट इज़ ओके, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, एक साथ डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा डिस्कशन है, बड़ा डिस्कशन है, इस वजह से स्किप किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि जो फ्रूट्स हैं स्टोर्ड इन द कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ। अब जैसे आजकल आप लोग फ्रिज वगैरह का बहुत ऐड आता है, देखते होंगे कि 30 दिनों तक टमाटर को जो है एकदम फ्रेश रखिए, सेब को फ्रेश रखिए, एकदम कश्मीर बना के रखे हुए हैं। एक्चुअल में करते क्या है ये? अब देखिए जो हमारे स्पीसी होते हैं, जब किसी स्पीसी को उसके नेचुरल हैबिटाट से हटा दिया जाता है या फिर उसका जो नेचुरल हैबिटाट होता है वो क्लाइमेट चेंज या फिर किसी चेंज के थ्रू गुजरता है या फिर कोई भी नेचुरल चेंज के थ्रू गुजरता है जिसमें ये स्पीसी खुद को मतलब सरवाइव नहीं कर पाता है या फिर उस क्लाइमेट को नहीं सरवाइव कर पाता है, तो यहाँ पर कुछ प्रोसेस होती हैं। ठीक है, कुछ प्रोसेस होती हैं जिसके थ्रू अपने बॉडी को ये सस्टेन करवाता है, जिसमें एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं हम लोग हाइबरनेशन।
बहुत ठंडी पड़ती है तो लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं। एस्टिवेशन, जैसे बहुत गर्मी पड़ती है तो बर्ड्स वगैरह जो चिड़िया वगैरह होती हैं वो एस्टिवेशन के अंदर चली जाती हैं। यहाँ पर ये गर्मियों में एक तरीके से डेड हो जाते हैं, फिर बाद में जो होता है खुल जाते हैं। जैसे एक अभी रिसेंट में एक स्पीसी है टार्डिग्रेड नाम से, दिस इज टार्डिग्रेड, काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है। न्यूज़ में इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसको स्पेस में भेजा गया है, और स्पेस में भेजा इसीलिए गया है क्योंकि इसकी जो लाइफ है ऐसा माना जा रहा है कि मोर देन 200 ईयर्स इसकी लाइफ है। तो हम इस पर क्या है, अच्छा खासा बैक्टीरिया है ये, इस पर हम अच्छा खासा जो है स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर कहीं पर क्लाइमेट कुछ गड़बड़ है, खाना पीना इसको नहीं मिला, तो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन का सहारा ले करके ये जिंदा रह जाता है। मतलब इसकी सर्वाइवल जो है वो बहुत हाई, इसका रेट बहुत हाई है। तो अब यहाँ पर अगर बात किया जाए कि जो फ्रूट्स वगैरह हैं इनको अगर आप फ्रिज में रख देते हैं या मतलब ठंडे एरिया में रख देते हैं तो होता क्या है, इसमें जो मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म बोलिए या जो शरीर के अंदर इसकी जो मतलब प्रोसेसिंग होती है, वो सब हाइबरनेट हो जाती हैं। और हाइबरनेट होने के कारण से ये सड़ता नहीं है, ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि इसकी जो रेस्पिरेशन रेट है वो घट जाती है, जिसके कारण से इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ बात है नहीं। अगला इसमें से है विच ऑफ द फॉलोइंग फाउना ऑफ, इसमें से कौन सी इंडेंजर्ड है। अब देखिए ये रट्टा मारने वाली चीज़ है कि इसमें से कौन सी इंडेंजर्ड है, और ये टाइम के हिसाब से बदलता रहता है। ये आप सिंपल IUCN की जो रेड लिस्ट आती है उसको, करंट अफेयर्स में जो जो चीज़ें बनी हुई हैं रेड लिस्ट वाली, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। या फिर अगेन लास्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा मैप ले लेंगे और उस मैप में कुछ ट्रिक वगैरह, कुछ जुगाड़ के ज़रिए याद कर लेंगे कि कौन सी इंडेंजर्ड स्पीसी है, कौन सी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और क्या चीज़ है। ठीक है, सो ये थी बेसिकली डिस्कशन। बाकी कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, कुछ क्या काफ़ी क्वेश्चन है जिसको कि हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। ये हमारा सेशन 1 था, तो सेशन 1 को इसीलिए अभी स्मॉल रखा गया है, छोटा रखा गया है। नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं एनवायरनमेंट के। ठीक है, तो एनवायरनमेंट को आप लोग रिवीजन करके रखिएगा, बाकी इसमें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में ऐसे ही आएगा क्वेश्चन को करके, और इससे आइडिया भी लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन है और कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। फिलहाल यही सेशन को स्टॉप करते हैं। कल से मॉडर्न हिस्ट्री प्लस इन्वायरमेंट दोनों के दोनों ही चलेंगे, तो मेक श्योर दोनों सेशन को आप मिस मत करिएगा। प्रिपेयर करते रहिएगा, रिवाइज करते रहिए, और अब तो एग्ज़ाम काफ़ी पास आ गया है। मॉक्स वगैरह करते रहिए, मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको बेटर आइडिया लगेगा। फिलहाल स्टॉप करते हैं, यहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।